सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्ते बच्चों, मैं ममता राजावत आप सबके सामने आपका पहला मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से अपने पेपर को पढ़ें, इसकी शुरुआत कैसे है। देखिए ये मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का होगा ये पेपर। इसमें जो पेपर की जो स्टार्टिंग होगी वो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ होगी। वो इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो इस तरह से होंगे: ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर द 2 मार्क ईच क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना होगा। वर्ड लिमिट का भी आप लोग ध्यान रखें। फिर 19 से लेके 23 तक जो क्वेश्चन है उसके 4 मार्क है और आपको 100 वर्ड्स में उसका आंसर करना होगा। देन 24 से लेके 26 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जो आंसर करना होगा वो कार्टून, मैप और उस पर बेस्ड होंगे। ये वो जगह है बच्चों जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 27 और से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 6 मार्क के होंगे, जिनका आंसर आपको 170 वर्ड्स में लिखना होगा। आप प्रॉपरली हर क्वेश्चन को रीड करिए, जो वर्ड लिमिट दी है उसका आप ध्यान रखिए। अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर पढ़कर आंसर करते हैं तो आपको नो डाउट अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। बच्चों ये एक कोशिश है, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो CBSE 12th के बच्चे हैं वो इन पेपर्स को अगर गो थ्रू होते हैं तो अच्छे नंबर किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है और आपको कैसे आंसर लिखना है, उसका एक तरीका हम लोगों ने इन मॉडल्स पेपर्स में बताया है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये है सेक्शन A का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ऑन, यहाँ से ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको प्रॉपरली अपना क्वेश्चन पढ़ना है और आपको देखना है कि क्या डेट्स दिए, आप किस तरीके से उन डेट्स को याद कर पाते हैं। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में पूछा, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ऑन 25 जून 1975। सेकेंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ सार्क। सार्क आप लोग जानते होंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो ढाका में हुई थी। आप जानते हैं इंडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ नक्सलबरी अपराइजिंग। ये एक मूवमेंट था जो अगर आपको ध्यान हो तो भारत में शुरू किया गया था। अगर हम इसके मूवमेंट्स की बात करें तो इसका जो मूवमेंट के जो लीडर के रूप में हम देखते हैं वो है चारू मुजुमदार। इनके द्वारा इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, ये लीडर थे इस मूवमेंट के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इन अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ कंट्री इज फॉर्म। थ्रेट्स अब बदल चुके हैं, आप सब जानते हैं नए नए थ्रेट्स डेवलप हो रहे हैं एक कंट्री के लिए भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अगर हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो इस समय अगर हम देखें तो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो एक कंट्री का जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो इकोनॉमिक थ्रेट होता है। श्रीलंका अभी इस थ्रेट से कह लीजिए या श्रीलंका इस क्राइसिस से अभी गुजर रहा है कि किस तरीके से उसका इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ और उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। असर्शन A, we should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। ध्यान से, expanded from 11 to 15 in 1965। एक टाइम पीरियड आ रहा है, 1965 का टाइम पीरियड है। ये एक खास टाइम है। UN जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब 1965 के पहले का अगर हम टाइम पीरियड दे तो यानी कुछ अलग हुआ करता था। आप देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा A और R जो है वो दोनों ही सही हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 65 से अगर हम देखें तो लगातार डेवलपिंग कंट्री का जो रेशो था मेंबरशिप को लेकर वो इंक्रीज होता जा रहा था। एक दूसरा क्वेश्चन है, 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पेपर है, आप लोगों ने उसमें कोल्ड वॉर पढ़ा है और तो आपने ये क्राइसिस ज़रूर पढ़ा होगा। In 1956, when Britain attacked Egypt over Suez Canal issue, India led the world protest against neo-colonial invention.
न्यू कॉलोनियल इन्वेंशन था। ये एक नई तरीके की कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था बिटवीन द कोल्ड वॉर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस था। स्वेज कैनल का नेशनलाइजेशन करना चाहता था इजिप्ट, इसी को लेकर ये क्राइसिस पैदा हुआ था। इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन सेवरल इंटरनेशनल इशू, और इसके साथ ही इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए जहां पर उसने इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने प्रोस्पेक्टिव्स को, अपने सजेशंस को, अपने व्यू को सामने प्रेजेंट किया था। ये दोनों ही एकदम सही हैं बच्चों। A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. Seventh question है, name the political agitations led by Akali Dal for the creation of Punjab. कौन सा मूवमेंट था जो पंजाब में शुरू किया गया था अकाली दल के द्वारा? वो मूवमेंट कहलाता है पंजाबी सुबह मूवमेंट। ओके। Then which among the following statement about South Asia is wrong? Wrong के बारे में बात हो रही है, true के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जो wrong statement, the Parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a community system. Which of the following was not the demand of the Assam movement led by ASU in 1979? This is one of the important question बच्चों, ये आप जरूर ध्यान रखिए। ये था सेक्शनिस्ट डिमांड्स। ये एक डिमांड थी जो कि हम देखते हैं कि असम जो था, जहाँ पे आसू एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये जो डिमांड थी, सक्सेशनिस्ट डिमांड जो थी वो पैदा की गई थी, उसको उठाया गया था। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको आपको सेट करना है 1 2 3 के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले नंबर पे आप किसको रखेंगे। देखिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 अलाइड नेशंस फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सेस पावर मीट इन वाशिंगटन DC। फर्स्ट। सेकेंड है साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर। थर्ड है 189 मेंबर्स कंट्रीज इन IMF लेबनान क्राइसिस। ये 4 ऑप्शन है और इनको आपको डेट वाइज जो है वो बताना होगा कि सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ था। तो हम देखते हैं कि सेकंड, सबसे पहले साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर जो है वो सबसे पहले किया गया था। देन उसके बाद वाशिंगटन DC जो है वहाँ पे 26 अलाइड नेशंस जो थे फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस पावर, उनकी मीटिंग हुई थी। इसके बाद लेबनान क्राइसिस खड़ा हुआ और देन लास्ट में 189 मेंबर्स जो थे कंट्री इन IMF जो है वो शामिल हुए थे। विच 2 न्यू स्टेट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब। कौन सी 2 ऐसी स्टेट हैं जो पंजाब से अलग करके नहीं बनाई गई है? अब ये तो आप सबको ध्यान ही होगा, इन दोनों का नाम है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आर 2 एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों ने सबने सुना होगा LPG। LPG आप सब ध्यान भी रखिए बच्चों। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन इज द आंसर। देन अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन बी जो है इसमें कुछ क्वेश्चन हैं और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। आप मानिए कि ये जो क्वेश्चन है इनको पैराग्राफ में आप आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। जितने ज़्यादा आप अपने अंडरलाइन करें, जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें, ताकि एग्जामिनर जो है वो तुरंत आपके आंसर को समझ सके। तो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से ज़रूर पढ़िए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों इमरजेंसी पर। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि 1975 में इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी। ऑन द एस्पेक्ट ऑफ आर पॉलिटी फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? इमरजेंसी का जुड़ा हुआ है। और मास मीडिया के बारे में इन लोगों ने बताया कि उस समय फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया के पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, इमरजेंसी का, किस तरीके से मास मीडिया यानी आपकी प्रिंट मीडिया भी हो सकती है, इसमें न्यूज़पेपर भी होंगे, इसमें सब उन सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था इमरजेंसी का, उसका आपको इसमें आंसर करना है। अगर हम इस पूरे आंसर को अगर आप पढ़ें तो इसमें कुछ खास बातें देखिए। डिसाइडिंग to use of a special power under the emergency provision, the government suspended the freedom of press. सबसे पहले क्या सस्पेंड किया था? Suspended the freedom of press को सस्पेंड कर दिया गया था during the emergency period. Newspapers were asked to get prior approval for all the material to be published. न्यूज़पेपर्स पर, प्रेस हाउस पर प्रोविज़न डाल दिया गया था कि अगर कोई भी न्यूज़ आप पब्लिश करते हैं तो आपको वो न्यूज़ पब्लिश करने के पहले जो मटेरियल है, जो आप न्यूज़ बना रहे हैं, उसको
पहले आपको चेक कराना होगा, उसका अप्रूवल लेना होगा कि कहीं आप अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट आप तो कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हो, तो उस सब पर अप्रूवल लेना ज़रूरी हो गया था। The emergency adversely affected the functioning of mass media, और नो डाउट इससे जो फ्री प्रेस की हम बात करते हैं, जो फ्री राइट टू एक्सप्रेशंस की हम बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था। गिवन बिलो आर द सम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर वॉज डिसकनेक्टेड। क्या कर दिया गया था? डिसकनेक्ट कर दी गई थी इलेक्ट्रिसिटी उनकी न्यूज़पेपर्स वालों की आफ्टर मिडनाइट ऑफ 25 जून 1975। एक बड़ी घटना आप इसे कह सकते हैं, इवेंट था जो कि इमरजेंसी के दौरान किया गया था। न्यूज़पेपर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज सस्पेंडेड एंड प्रेस सेंसरशिप वॉज इंट्रोड्यूस। ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए कि जहां फ्रीडम ऑफ प्रेस को ख़त्म कर दिया गया था, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ एक और नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है और वो है सेंसरशिप ऑफ प्रेस मीडिया। न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, खासतौर से कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम हैं यहाँ पर। न्यूज़पेपर लाइक द न्यूज़ Indian Express and the Statement protested against the censorship by leaving blank space where news item had been censored। जहाँ जहाँ पर censored news की बात करते हैं, सेंसरशिप की हम बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमेंट, ये बहुत फेमस न्यूज़पेपर थे जिनको उस समय, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट का आपने नाम भी सुना होगा बच्चों, इन लोगों ने बहुत इसके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया और उन सारी न्यूज़पेपर की उन जगहों को ब्लैंक छोड़ना शुरू कर दिया। मैगजीन लाइक द सेमिनार एंड द मेनस्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रादर सबमिटिंग टू द सेंसरशिप। Many journalists were arrested for writing against the emergency। उन सारे न्यूज़ जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था जो इमरजेंसी के अगेंस्ट राइटिंग करते थे। Many underground newsletter and the leaflets were published to bypass censorship। Russian Republic became the successor states of Soviet Union। its position in the international sphere। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों। यहाँ तक हम बात कर रहे हैं मैनी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर एंड लीफलेट्स वर पब्लिश्ड बाय टू बाईपास द सेंसरशिप। कई सारे न्यूज़पेपर और लीफलेट्स जो है वो पब्लिश किए गए थे सेंसरशिप हो जाने सेंसरशिप से पास होने के बाद। ऐसा भी हुआ था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही बैन हो गया था, कुछ चीज़ें पब्लिश हो रही थी, लेकिन वो जो एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में पब्लिश होना चाहिए, जहाँ पर ओपनली हर जो जर्नलिस्ट है अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो फ्रीडम, वो इंडिपेंडेंसनेस जो थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी और सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे रशियन रिपब्लिक के बारे में हम बात करेंगे। रशियन रिपब्लिक बिकेम द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। एज यू ऑल नो कि 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका कई पार्ट्स में उसका डिवीज़न हो जाता है। तो किस तरीके से इस पोजीशन इन द इंटरनेशनल स्फेयर, तो इंटरनेशनल स्फेयर में उसकी कैसे पोजीशन को हम देखते हैं उस पर अब हम बात करेंगे। रशियन रिपब्लिक became the successor states of the Soviet Union। आप सब जानते हैं USSR now called Russia। Okay, its position in international sphere was as, बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे पहले हम यूएसएसआर को देखते थे उन सभी जगहों पे रशिया आ चुका था। चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो हम बात करें सोवियत सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करें, जहाँ जहाँ भी हमें यूएसएसआर दिखता था अब उसकी जगह ले ली थी रशिया ने। ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेट्स ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड द carried out nuclear disarmament measures with the USA, जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में होता, अब वो रशिया और यूएसए के बीच कहलाने लगा। सोवियत यूनियन was thus dead and the buried। और इससे हमें ये पता पड़ता है कि सोवियत यूनियन का एंड हो चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, सजेस्ट एनी 4 रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर इफेक्टिव। यूनाइटेड नेशन यूएनओ, जब यूएनओ बनाया गया था उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था टू मेंटेन द पीस,
सिक्योरिटी इन वर्ल्ड लेवल। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जाएगा यूएनओ के द्वारा। लेकिन क्या सच में यूएनओ ये सब कर पाया है, और अगर नहीं कर पाया है तो उसमें अभी हमें क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हम रिफॉर्म पे जाते तो कुछ सजेशन है रिफॉर्म के लिए जो किए जाने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, ये कुछ रिफॉर्म है, जैसे रिप्रेजेंटेशन जो है उसका अब डेवलपिंग कंट्री के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उनकी अगर हम मेंबरशिप देखें तो वो काफ़ी लिमिटेड है। फिर परमानेंट मेंबरशिप को क्यों ना कुछ चेंज कर दिया जाए, परमानेंट मेंबरशिप का कुछ टर्म, कुछ टेन्योर फिक्स कर दिया जाए कि इतने साल के लिए ये मेंबर्स परमानेंट लेंगे, देन उसके बाद चेंज कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है ही है। यूएन सिक्योरिटी जनरल जो है उसकी उनकी पावर्स बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो एक्चुअल डिसीजन को ले सके। नेक्स्ट है स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप सब जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, स्टेट पॉलिसी रिटेनिंग टू द फॉरेन अफेयर पॉलिसी, वो किस तरीके से हमारी फॉरेन अफेयर पॉलिसी पर इम्पैक्ट करते हैं उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसकी बात की गई है। द स्टेट शैल एंडेवर्स टू, क्या करें, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा मेन टारगेट है। भारत, इंडिया कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को हार्म किया जा सके। या हम दूसरे एक और बात करते हैं, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी obligations in the dealing of organized people with one another, encouraging settlement of international dispute by arbitrations। ये कुछ एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं, या कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बच्चों, किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि डायरेक्शन है स्टेट के लिए कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। जब हम स्टेट की बात करते हैं कि वो कैसे काम करे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे इंटरनेशनल पीस और उसकी सिक्योरिटी को हार्म हो। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे इंटरनेशनल लॉ को हार्म हो। तो वो सारे पॉइंट्स जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए हैं जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है, जिससे फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी ये वहाँ पर बात की गई है। डिस्क्राइब आउटकम्स ऑफ द नक्सलिट्स मूवमेंट। क्यों होते हैं, सबसे पहले ये होते क्यों हैं। आप सब जानते हैं कि करंट रूलिंग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो नक्सलाइट्स जो है वो मूवमेंट्स अपना बहुत तेज कर देते। क्या चाहते हैं ये लोग, अगर हम उसकी बात करें तो आउटकम्स जो है वो ये हैं कि ये लोग जो है वो फोर्स टू स्नैच लैंड। सबसे पहले ये ज़बरदस्ती फोर्सली लैंड को लेना चाहते। किन से लेना चाहते हैं? फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े जमींदार जागीरदार लोग हैं उनसे ये अपनी लैंड्स को ले लेना चाहते हैं। एंड गिव इट टू द पुअर एंड द लैंडलेस, फिर उन लोगों को देना चाहते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो खेती करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं मगर खुद की ज़मीन ना होने की वजह से किसी दूसरे की ज़मीन पर ये लोग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। The movement gave security of tenure or their share in produce पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। ये चाहते हैं, इनकी ये डिमांड है कि ये क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये वर्कर्स हैं, इनकी जो पेमेंट्स है वो बढ़ाई जानी चाहिए, वेजेस जो है वो उनकी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ये अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा और बेहतर कर सकें। इट चैलेंज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, और जो सबसे बड़ा आउटकम है जिससे हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल पीस सब डिस्टर्ब होता है, और वो है ये चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम को। और गवर्नमेंट के सिस्टम को चैलेंज करते हैं इसका मतलब ये उसके रूल्स रेगुलेशन को चैलेंज करते हैं। ये आप लोग अगर जनरली न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी कि किसी को कहीं अपॉइंट किया गया और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। ये सब इसी मूवमेंट्स के आउटकम्स हैं। Explain the rise of political violence in the northeastern part of India. Northeastern part of India, आपके दिमाग में वो मैप बिल्कुल आ जाना चाहिए। If you are the student of political science, you also know about the map of India. Northern eastern part of India में क्या प्रॉब्लम है
किस तरह से राइज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है। आप अगर मैप को जानते हैं, अगर आप उसकी जोग्राफिकल लोकेशन को जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस आंसर को कर पाएंगे। द राइज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया whereas the large scale migration into northeast gave rise to the special kind of problem that pitted the local communities against people who were seen as outsider or migrants। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे माइग्रेट्स पीपल्स की, जो लोग वहाँ पे माइग्रेट होके जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं जो अपने आप को वहाँ का लोकल कैंडिडेट मानते हैं, लोकल पीपल है, और माइग्रेट होकर जो लोग वहाँ रहे हैं वो उनको अपना नहीं पा रहे हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि ये बाहर वाले हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, तो उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। एक क्राइसिस तो ये पैदा हो रहा है वहाँ पर। दूसरा, दिस लेट कमर्स आइदर फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, केवल भारत के, इंडिया के नहीं है बल्कि अब्रॉड, बाहर से भी, आर सीन एज encroachers on scarce resources like land and potential competitors to employment opportunities and political power। देखिए, प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होने लगता है जब आपको लगता है कि आपकी जगह किसी और ने ले ली और आप में पोटेंशियल है, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना जानते हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं खुद पर, तो फिर वो माइग्रेट पीपल हो या कोई भी हो, वो आपकी जगह ले लेगा। बस यही क्राइसिस वहाँ पर शुरू हुआ है। जो लोग वहाँ से आए, वहाँ पर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो लोग खुद को बहुत जल्दी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से जो लोकल पोस्टेज है, जो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है, वो उसको लेते जा रहे हैं और इस वजह से भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। These issues have taken political and sometimes violent from many states of the north east। और यही वजह है कि बहुत टाइम पर हम देखते हैं कि या तो ये इशू पॉलिटिकल हो जाता है या फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे इसी वजह से वॉयलेंस भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन टर्म ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बच्चों, यहाँ एकदम ध्यान रखो, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमेशा ये कहती है कि वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी इंटरनल पॉलिटिक्स, एनी डोमेस्टिक इश्यूज। भारत कभी भी किसी भी देश के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेगा। वी आर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री। हम लोग गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करने वाली कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो हमेशा इस बात को बिलीव करती रही, जो पंचशील की पॉलिसी पे बिलीव करती रही, तो उसको आप ध्यान में रख के इसका आंसर कर सकते हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज शिफ्टेड to a more pro-US stance with the disintegration of USSR। आप सब जानते हैं कि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, US रह गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी पॉलिटिकल, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे चल रहे थे उसको अगर हम देखें, एट प्रेजेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रादर मोर एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ मिलिट्री। अब हम देखते हैं कि आप ध्यान दीजिए, उस समय जब हम 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, भारत से ब्रिटिशर्स जा रहे हैं और जैसे जैसे भारत से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, हमें ये पता पड़ रहा था कि हम लोगों को बहुत जगहों पर काम करने की ज़रूरत है। मिलिट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टारगेट था जिसको हम पूरा कर लेना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था हमारी नेबरिंग स्टेट्स के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात थी और वो ये थी कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना था कि अब हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी पड़ेगी और अगर हमने वो नहीं की तो हमारे भारत की, इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन थी जिसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हमने हमारे टारगेट्स को पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन हाँ, हम लोगों ने हमारा एम्फेसिस जो था, जो पहले मिलिट्री पे हुआ करता था, उस एम्फेसिस को लेकर हम आए और हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ मिलिट्री, हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। इंडिया फेवर्ड एक्टिव इंटरवेंशन इन द वर्ल्ड अफेयर। अब इंडिया बोलने लगा था, वो बात करने लगा था, अपना व्यू प्रेजेंट करने लगा था। टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवरीज, it therefore tried to reduce the differences between the Russia and the US। इंडिया लगातार कंटिन्यूसली इस बात के लिए काम कर रहा था कि कैसे भी करके रशिया और यूएसए के बीच के जो कोल्ड वॉर तो था, लेकिन जो हॉट वॉर की तरह दिखाई देता था, जहाँ पर हम हमेशा देखते थे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते थे, एक रेस छिड़ चुकी थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उस सब
के उसका जो टेंशन था, इंडिया उसको कोशिश करा था कि वो कम हो जाए, एंड प्रिवेंटेड डिफरेंसेस फ्रॉम द स्केटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। और वो हमेशा ये कोशिश करा था कि ये कोल्ड वॉर जो है कहीं एक बड़े वॉर में चेंज ना हो जाए, उसे रोका जा सके, कैसे भी करके इस टेंशन को खत्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मीडिएटेड इन द कोरियन वॉर इन द अर्ली 1950s। आपको ध्यान होगा कोरिया क्राइसिस, आपने कोल्ड वॉर का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर है, और जिसमें ये बताया कि किस तरह 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का क्राइसिस खड़ा हुआ और इंडिया ने क्या रोल प्ले किया। एवरी इंडो पाक रिलेशंस हैव आल्सो विटनेस मैनी न्यू डेवलपमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से किए गए थे। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिस्टोर नॉर्मल रिलेशन विथ अदर कंट्री थ्रू द कल्चरल एक्सचेंज। यस, कल्चरल एक्सचेंज की बात करने वाला इंडिया फोर्स नहीं था, पहले भी ऐसे हुआ है, लेकिन इतना एम्फेसिस भारत ने देना शुरू किया कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कल्चर एक्सचेंज करें, अपनी संस्कृति को एक से दूसरी जगह पहुंचाएं, जिससे लोग आपस में जुड़े और जो टेंशन लोगों के बीच में उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस इन द थ्रेट्स दैट द पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड। व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड? आप जानते हैं सब लोग कि थर्ड वर्ल्ड है क्या? इंडिया कौन से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है? इंडिया इज इन अ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, पूरा वर्ल्ड 3 वर्ल्ड की कैटेगरीज में बटा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड रिप्रेजेंट द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कंट्रीज, दैट इज यूएसए, यूके, ओके। Second world represent the communist country, and the third world represent the developing country, that is we, India. India is a developing country and represent the third world of international. अगर हम इसको पढ़े तो क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे सामने? वर्ल्ड फेस एंड दोज लिविंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड फेस। हम लोगों ने क्या फेस कर रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट वर्ल्ड इसको कैसे देखता है, ये क्वेश्चन उसी पे है। डिफरेंसेस क्या है हमारे और थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के बीच में, ओके, वेस्ट के बीच में और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। एक और इसको ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नॉर्थ दैट इज डेवलप्ड कंट्री एंड साउथ दैट इज डेवलपिंग कंट्री, ओके। द थर्ड वर्ल्ड कंट्री फेस थ्रेट नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। आप सब जानते हैं आउटसाइड देयर बॉर्डर, इंडिया, द नेबरिंग स्टेट्स, मोस्टली फ्रॉम द नेबर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन, आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही थ्रेट्स हैं हमारे। तो नेबर्स को हम देखें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना हमारे नेबर्स हैं, और इंटरनली हम देखें तो इंटरनली हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत हैं, पार्टी डिस्प्यूट्स बहुत हैं हमारे, और इस वजह से हम देखते हैं कि स्टेट्स डिस्प्यूट्स हैं, स्टेट एंड सेंटर का डिस्प्यूट है, ये सब भी क्राइसिस है थर्ड वर्ल्ड के, ओके। एंड first world countries face no serious threat from the groups or communities. फर्स्ट वर्ल्ड क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी डेवलप्ड हैं, उन लोगों उन कंट्रीज़ की अगर हम स्टडी करें तो दे आर फॉलो द सेम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, बट इंडिया लाइक कंट्रीज अदर, हम वहाँ देखते हैं कि रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटीज़ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, और इस वजह से हम इंटरनली इन सब को भी फेस करते हैं। These countries face threats only from the outside of their borders। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है कि जहाँ हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से बॉर्डर क्राइसिस को लड़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ बाहर के आउटसाइडर से ही लड़ रहा है। सेकेंड है, न्यू स्टेट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड फेस थ्रेट्स फ्रॉम दिस सेपरेटिस्ट मूवमेंट। आप देखिए भारत में, इंडिया में कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अपने आप को इंडिया से अलग कर देना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात हो रही है, और आप लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को जब पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रही है वो यही एक बात है, विच वांटेड टू फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो अलग से जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बनना चाहता था। Sometimes such movements got help from the neighboring countries, और आप सब देखिए जम्मू कश्मीर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसको पाकिस्तान कह सकते हैं या हम दूसरी, और चाइना जैसी कंट्रीज जो है वो लगातार सपोर्ट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए। There was no threat in the first world country। ऐसा कोई थ्रेड हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को देखने को नहीं मिलता है। The major threats the people of the third world faces in the environmental threats, the rise in global warming has increased the sea level। Yes, आप एक और बात सुनिए, लगातार ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और इस सब का सबसे ज़्यादा
जो डर है, जो थ्रेड है वो थर्ड वर्ल्ड में उन देशों को है, जो उन आइलैंड्स को है, जो कहते हैं कि अगर ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो इनकी जो प्रेजेंस है वही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पॉल्यूशन का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से लगातार हमारा पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, उन सब का ही प्रभाव है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग नए नए डेवलपमेंट को करना तो चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारा जो पॉल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो इन सबको रोकता है। फर्स्ट वर्ल्ड अब डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में ही, लेट द पॉल्यूटर्स पे, लेट द पॉल्यूटर्स पे, दिस इज द टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, PPP, let the polluter pay. Support this statement with any two suitable argument. Yes, this is the very good concept. अगर आप इसको पढ़ते हैं बच्चों तो ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। Let the polluter pay. It is the statement quoted by the developing countries of south to the developed country. Yes, मैंने आपको अभी बताया था कि नॉर्थ और साउथ है। नॉर्थ रिप्रेजेंट द डेवलप्ड कंट्री एंड साउथ रिप्रेजेंट द डेवलपिंग कंट्री, एंड दिस कोटेशन बाय द साउथ कंट्रीज। साउथ कंट्रीज ने ये कहा है to the developed countries of the north at the negotiations between south and north countries over environmental pollution. Yes, PPP, let the pollution pay or polluter pay principle. This is PPP, triple P. Yeah, means that the polluter are liable to pay the compensation to those affected due to the pollution created by them. डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं और इसके लिए इन्होंने भी वही किया जो शायद अब डेवलपिंग कंट्रीज कर रही हैं। आपने खूब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर लिया, आपने उस समय बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखा कि इससे इन्वायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। पॉल्यूटर्स पे, जिन्होंने किया है उन्हें भी पे करने की अब जरूरत है। Okay, it aims to determine how the list of pollution prevention and control can be allocated and how resources can be used. जो बताते हैं कि अब हम कैसे इसको compensate करें, हमारे resources का कैसे use करें कि कम से कम pollution हो। The following argument justify the above statement. In order to control pollution and punish the polluters, the government has passed various acts such as, बहुत सारे एक्ट पास किए गए हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. दिस सेफगार्ड द नेचर एंड द इकोसिस्टम फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये हमारे पर्सनल लेवल पे भी हमें करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हमारे नेचर को बचा सकें हमें बचाना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक ब्यूटीफुल सोसाइटी को एक अच्छे नेचर को दे सकें. द thermal power plants led to air pollution due to fly ashes content, water pollution due to dissolved heavy metals, toxic waste disposal, and ये सब वो pollutions के तरीके हैं जिससे हम हमारे pollution को, हमारे environment को pollute कर रहे हैं. How was the globalization impact on India and how is India in turn impacting on globalization? क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन पर, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर, उसको अगर हम समझना चाहें तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों. मोर न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नो डाउट बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए, एमएनसीज बहुत डेवलप हो गई, प्राइवेट जॉब्स की एक बाढ़ सी आ गई, बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिल रही है, लाइक सेल फोन, फास्ट फूड एक्सेट्रा. बहुत सारी कंपनीज आई, सबको अच्छे सेल्समैन की ज़रूरत है, सबको अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सके. इंडिया हैज़ ओपनड अप इट्स मार्केट, इंडिया ने अपना मार्केट खोल दिया क्योंकि हम लोगों ने एलपीजी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया. फ्रॉम बीइंग द प्रोटेक्टिव इकोनॉमी इट हैज़ नाउ ओपनड अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हमने इनवाइट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो और हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें. ये वही सारी चीज़ें हैं. इन फॉलो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया.
इंडिया इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, हमारे देश पर इसका क्या खास इम्पैक्ट रहा, अगर हम उसको स्पेशली बताना चाहें तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों। हमने रिस्पॉन्डिंग टू द 1991 से शुरू किया, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाना शुरू किया, वो ईयर था 1991। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस, द इंडिया इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज टू अटैक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तब पहली बार भारत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। With its large English speaking population, there has been a lot of outsourcing to India in the form of a call center. Yes, बहुत सारे कॉल सेंटर्स खुले और उनमें हमारे देश के उन सारे यूथ को जॉब मिली जो अच्छी इंग्लिश बोल लिया करते थे। To promote globalization, India has adopted an open economy. Yes, हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया और उससे फ़ायदा हमारे इन्वेस्टमेंट का हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हुआ, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ा, ये सब कुछ हुआ। एक कंपटीशन इंडिया में क्रिएट हुआ और इस कंपटीशन से हम लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Indian policy makers made a mistake by emphasizing the role of state in the economy. देखिए ध्यान से पढ़े, India could have developed much better if private sector was allotted a free pay right. ध्यान से देखिए, from the beginning give our argument for or against propositions. देखिए ध्यान से, आप सब जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेहरू का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ द सेक्टर आर वर्किंग इन इंडिया। बट अगर हम देखें 1991 के पहले की सिनेरियो को देखें तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि तब हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन आफ्टर द 1991 व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ LPG, हम देखते हैं कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का, लिबरलाइजेशन से एक बहुत बड़ा सेक्टर प्रमोट हुआ और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जॉब ज़्यादा मिले। लोगों के पास जब जॉब ज़्यादा होने लगे तो नो डाउट उनकी अर्निंग होने लगी, और जो अर्निंग होती है वो आपके लाइफस्टाइल को, आपके फैमिली के स्टेटस को ज़रूर प्रमोट करती है। आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं, अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को एक अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, अच्छा हेल्थ उनको दे पाते हैं। और ये सब कुछ हो पाया जब हम लोगों ने इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। तो क्या भारत में, इंडिया में बहुत पहले से प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देना शुरू नहीं कर दिया जाना चाहिए था? अगर ऐसा होता तो उसका क्या रिजल्ट होता? अब हमने ऐसा किया है तो हमारी ग्रोथ रेट क्या है? इन सब पर अगर हम बात करते हैं, इन सब के बारे में हम लिखेंगे इस आंसर में। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से हमने प्राइवेटाइजेशन के सोर्स से हम लोगों ने हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। द व्यू दैट if the private sector were allotted to pay free right for the start, India could have grown much better. हम बहुत ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस को दे पाते, जो कि हम शायद नहीं दे पाए। Because state involvement was compulsory for the country's economy to be controlled immediately after the independence. जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारी पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने ले लिया, वो ज़रूरी भी था उस समय। इसके अलावा शायद हम कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में उस समय बहुत बड़े बिजनेस क्लास लोग नहीं हुआ करते थे। To safeguard domestic industries, the state position in the economy was important. It thus revived import traffics. और इसी से हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी हमने हमारे डेवलपमेंट को आगे किया। ये वही सारे पॉइंट्स है बच्चों कि क्या क्या हुआ, हमारे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री हमारा जो हुआ, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट इन अ फ्यू हैंड्स, जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको हम लोगों ने आगे जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने कई सारी जो है वो क्रिएटिंग अ न्यू क्लास दैट एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ द हायर सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे आप देखेंगे गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयर्स थे जिनके पास बहुत अच्छी, बहुत हाई सैलरी उनको मिलती थी, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी उनकी कुछ नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें थी। और जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, हमने देखा कि हम लोगों ने सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाया, हम लोगों ने लोगों के स्टेटस को भी इम्प्रूव किया। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन से हुआ, जो कि हमें शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था।
अब सेक्शन डी की तरफ आते हैं हम लोग, और सेक्शन डी में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बहुत केयरफुली अपने जो पैराग्राफ है, देखिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बहुत केयरफुली पूरा जो टेक्स्ट है, पूरा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं स्टूडेंट, जिनका आपको आंसर करना होगा। आवर लीडर फेल्ट दैट द, ये पूरा एक पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, देखिए, ये नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वो पहली स्टेट कौन सी जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई थी? तो आप सबको मुझे लगता है नाम ज़रूर पता होगा, और वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, साउथ का। वो मामला भी पूरा साउथ का है जो पैराग्राफ आया था अभी। हाउ मेनी डेज पुटी श्री मल्लू वेंट ऑन द फास्ट, कितने दिन के लिए वो फास्ट पे गई थी? तो यहाँ पे देखिए डेथ आफ्टर 56 डेज, है ना। कितने दिन का फास्ट किया था उन्होंने? 56 डेज का फास्ट किया था, क्योंकि वो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को बनाना चाहते थे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कब बनाया गया? रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविजन? गोवा इज नॉट अ पार्ट। ये वो जगह, सेक्शन डी वो सेक्शन है जहां आप सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, वो जो पैराग्राफ है उसको बहुत केयरफुली रीड करना है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए और फिर उस पैराग्राफ को रीड करिए, और आपको ये क्वेश्चंस के सारे आंसर उस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पूरे साफ मार्क्स ले सकते हैं। देन अगेन डी सेक्शन है ये। In the given outline political map of India, 4 states have been marked as A, B, C and D। अब एक मैप है जहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स पर मार्क किया गया है जिनके बारे में, जिनको बताना है कि वो कौन सी स्टेट्स हैं। ओके, द लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन, अ स्टेट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित पैंथर वॉज फॉर्म्ड, ये कुछ क्वेश्चन है। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च, सब पढ़ा है आप लोगों ने, बस ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता, आपको सब आता है, बस ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। द लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज तेलंगाना। स्टेट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित पैंथर वॉज फॉर्म्ड इज महाराष्ट्र एंड ब्लू स्टार लॉन्च इन पंजाब। ओके, ये आंसर है इनके। अब वो स्टेट देखते हैं कौन सी है। देखिए, स्टेट टू विच द निज़ाम बिलोंग, निज़ाम नाम आपको निज़ाम बोलते ही याद आ गया होगा कि ये वो जो स्टेट है ये है हैदराबाद, राइट, हैदराबाद। फिर रीड द टेक्स्ट करेक्टली एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से टेक्स्ट भी पढ़ेगा। स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली, एक कार्टून है, ध्यान से देखिए, एक तरफ शेर है, एक तरफ चीता है और बीच में एक व्यक्ति है जो कि उनको बैलेंस कर रहे हैं, वो छड़ी पर बैठे हुए हैं। ये क्या दिखाता है आपको? इस पिक्चर को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? ये कार्टून बहुत कुछ कहते हैं, न्यूज़पेपर में अक्सर कार्टून के माध्यम से हमें कुछ घटनाएं बताने की कोशिश की जाती है, उन्हीं में से एक कार्टून है ये, बहुत फेमस कार्टून है ये। अब आप देखिए क्या है, व्हाट डज द कार्टून डिस्पिक्ट, क्या बता रहा है ये? डिलेमा ऑफ द श्रीलंका लीडरशिप, इंडियाज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, अ डिस्प्ले ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, इंडो पाक नेगोशिएशंस, क्या बता रहा है ये कार्टून? और ये कार्टून बताता है श्रीलंका लीडरशिप के बारे में, ठीक है। द लायन हियर रिप्रेजेंट द, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सिन्हाला कहते हैं, सिहनाल के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल पावर दैट हेल्प टू रिसॉल्व द क्राइसिस, कौन है वो एक्सटर्नल पावर? यस, कौन है वो एक्सटर्नल पावर? नॉर्वे एंड आइलैंड। श्रीलंका में बहुत लंबे समय तक लिट्टे का प्रॉब्लम चलता रहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक में, और उस प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम से श्रीलंका को बाहर निकालने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो क्या था? नॉर्वे और आइसलैंड ने। व्हाट डज द टाइगर इन द गिवन कार्टून सिम्बॉलिश? तमिल मिलिटेंट्स जो थे वो तमिल मिलिटेंट्स थे, और यही जो है वो कार्टून सिंबल करता है टाइगर को। लॉयन सिंबल किसको करता है? वहाँ की गवर्नमेंट को। सेक्शन ई का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पूछा गया है डिस्क्राइब द ग्लोबल चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। आफ्टर द कोल्ड वॉर हम देखते हैं कि यूएसएसआर में क्या नए चेंजेस हुए। कंपेलिंग द यूनाइटेड नेशंस टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी रिफॉर्म,
कैसे हम यूएनओ को नया बनाएं, क्या रिफॉर्म्स हम उसमें करें। एक क्वेश्चन ये है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट, व्हाट 3 ways डिड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या इम्पैक्ट हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्या क्या चेंज हुआ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ यूएसएसआर चेंज हुई, होनी ही थी, डिक्लाइन हो गया। पहले एक बहुत बड़ा यूएसएसआर हुआ करता, वो कई छोटे छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो गया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होनी ही थी। देन हम देखते हैं कि बहुत सारे कम्युनिकेशंस के सोर्सेज बढ़ चुके, डेवलपमेंट हो ही रहा था, रिमोट एरिया तक पहुंचने लगे, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पिन से लेकर कार तक का प्रोडक्शन जो है वो होने लग गया, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंड द गवर्नमेंट्स सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई। एंड देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहा। स्टेट जो है वो ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट्स फ्रॉम द ओनरशिप, लैंड एंड द प्रोडक्टिव एसेट्स वेयर ऑनर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। जो थी वो पहले हुआ करती थी वो हट गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा जो चीज़ें थी वो लोगों के हाथ में आ गई। पहले सब काम जो था, ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय only the authority of Soviet Union and that is the government of Soviet Union. But after the collapse of Soviet Union हम देखते हैं कि कई सारी नए चेंजेस किए गए जिससे बहुत सारी पावर्स जो थी वो लोगों के हाथ में आने लगी। तो इससे जो था वो लोगों का प्रोडक्टिव जो एटमॉस्फेयर था वो बना, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट के काम करना शुरू हुए, लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स जो है वो वहाँ पे तैयार हुए। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ज़्यादा ऑथेंटिक काम करने लगे। उनके लिए पहले तो बहुत मुश्किल होता था, जब सोवियत यूनियन के अंडर में वो काम करते थे तो उन्हें वही करना होता था जो सोवियत गवर्नमेंट उनसे चाहती है। लेकिन अब क्योंकि सोवियत यूनियन का वो जो माइंडसेट था वो बदल चुका था, तो करने के तरीके भी बदल चुके थे। देन द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द urge of the people in the 15 different republics that form the Soviet Union to manage its own affairs including their cultural affairs. लेकिन पहले सब कुछ जो सोवियत यूनियन के हाथ में था, सब कुछ रशियन गवर्नमेंट करती थी, अब वो निकल गया क्योंकि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर यहाँ पर 15 अलग अलग स्टेट्स कंट्रीज बन गई। अब सबके पास ये राइट्स थे कि वो अपने अफेयर्स जो हैं, अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो खुद हैंडल करेंगे। जब वो खुद हैंडल करेंगे तो उनको शुरुआत में तो कुछ प्रॉब्लम्स आनी ही थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो बहुत जल्दी ग्रो करने लगे। Although on paper Russia was only one of the republic that together constituted the USSR, in reality Russia dominates everything and people from other region felt neglected and often suppressed. तो हमने देखा कि उसके पहले अलग चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो उसका रूल्स रेगुलेशन थे, बहुत कंट्रोल में काम होता था। लेकिन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर ये सारी चीज़ें बदल गई। अब उसी का आंसर को दूसरे तरीके से भी दिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनीमोर। अब कोई इशू नहीं बचा क्योंकि यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका था। देन जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो मिलिट्री ब्लॉक्स खत्म हो गए। मिलिट्री ब्लॉक्स नाटो, सेंटो, सीएटो जो बनाए गए थे, नाटो तो अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन जो वार्सा पैक्ट था वो खत्म हो गया। मिलिट्री जो ट्रीटीज थी वो खत्म हो गई और इससे भी बहुत पीस इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। सेकेंड पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। पहले जो पॉलिटिक्स चल रही थी इन कोल्ड वॉर, हम देखते हैं कि बहुत पावर पॉलिटिक्स हो गई थी, हर कोई अपने ब्लॉक को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, वो भी चेंज हो गया। अब इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज हो रहा था धीरे धीरे। इंस्टीट्यूशनल आइडिया बदल रहे थे, पॉलिटिक्स का सिनेरियो चेंज हो रहा था। न्यू कंट्रीज, ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट, नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती। इंडिया इन 1947, हम भी फ्री हो गए 1949 में, चाइना फ्री हो गया। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज खड़ी हो रही थी और हर कोई अपना डेवलपमेंट चाहता था। Some of them, especially the Baltic and the East European state, wanted to join the European Union and become the part of the North Atlantic Treaty Organization, that is NATO. यूक्रेन भी अभी इसी नाटो का मेंबर बनना चाहता था स्टूडेंट। अब सेक्शन डी
उसके ही एक क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, असिस एनी 3 challenges that the कांग्रेस पार्टी हैड टू फेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1964 से 1971 तक। क्या क्या चैलेंजेस रहे कांग्रेस पार्टी के 64 से 71 के बीच में, अगर हम उसकी बात करें, और वो सारे स्टेप फॉर द restoration of the dominance of the Congress party after the 1971 election। ये 2 क्वेश्चन हैं और इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे? The 3 challenges that the Congress party had to face, 3 important challenges थे 1964 to 1971। First, political succession after the Nehru। Who would be the leader? नेहरू के बाद अब नया लीडर कौन होगा? Some outsider had doubt that Indian democracy will not survive. Meanwhile, party president K. Kamraj suggested Lal Bahadur Shastri name as a prime minister, thus became the second prime minister of India। Yes, नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने, और ये एक डाउट था कि हो सकता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कांग्रेस खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि शास्त्री लेड टू चैलेंज of political succession। This time there was intense competition between मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। ये वही टाइम पीरियड है जब मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में बहुत कंपटीशन चल रहा था कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि जनता पार्टी आ चुकी थी, अब नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। फाइनली इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो है वो भारत की, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई। एक और हम देखते हैं कि पार्टी एंड द डेमोस्ट्रेट्स हर लीडरशिप स्किल, और हमने ये भी देखा कि इंदिरा गांधी के आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी लीडरशिप को सामने रखा, जिस तरीके से उन्होंने स्किल को डेवलप किया, वो भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन डेमोक्रेसी का। उसके बाद नॉन कांग्रेसियन आ चुके थे, अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, और अब जो अपोजिशंस पार्टी थी वो सामने आने लगी थी, अपोजिशंस होने लगे थे, इस दौरान काफ़ी सारे हुए। और हम देखते हैं कि पार्टीज दैट वर entirely different and disparate in their program and ideology got together। एक जैसी आइडियोलॉजी के लोग अपने ग्रुप फॉर्म करने लगे थे, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लगे थे। ये भी वही सारी है कि किस तरीके से नॉन कांग्रेसियन जो थे वो राम मनोहर लोहिया 1967 में इलेक्शन उन्होंने किया, ये सारी वो सारे इवेंट्स हैं वो एक के बाद एक कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने अपना काम किया और उसके समय में क्या क्या जो इवेंट्स थे जो हो रहे थे। The Congress president expelled the prime minister from the party. She claimed that her group was the real Congress। By November 1969, the Congress group led by the syndicate came to be referred to as the Congress, and the group led by Indira Gandhi came to be called as a Congress। दो बन गए और इस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस आई। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर इट्स स्प्लिट इन 1969। उसके बाद क्या हुआ उसको भी अगर हम देखें तो ये कुछ है किस तरीके से पीवी पर्स हटा दिए गए थे, जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन हो रहा था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो रहे थे उनसे उनकी लैंड्स ली जा रही थी, और ये सारे कुछ हो रहा था। एक बड़ा चेंज जो है वो कांग्रेस कर रही थी ताकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को फास्ट किया जा सके। वो लोग जो अब कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि बड़े बड़े किंग्स लैंडलॉर्ड्स जो जिनको प्रीवी पर्स दिए जाते थे वो सब खत्म कर दिए गए। ये सब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में हुआ। इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। फिर एक नारा चल गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके राइट्स बचे तो इंदिरा जी को हटा दो और उनकी जगह कोई एक ऐसी गवर्नमेंट लाओ जो आपके अधिकारों को बचा सके। मेजर पॉलिसी इनिशिएट जो हुई थी वो किस तरीके से, शी लॉन्च ए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट orientation। She got the Congress working committee to adopt a 10-point program। This program includes social control of banks, nationalization of general insurance companies, selling on the urban properties and income, public distribution of food, grains, land reforms and provision of outside टू द रूरल पुअर। ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो उस समय कांग्रेस ने चलाए थे और ये बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम्स भी थे।
71 में वॉर हुई थी, आप जानते हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमने ही इंदिरा गांधी ने 1975 में मुक्ति सेना, बहुत फेमस नाम है बच्चों, मुक्ति सेना, इसे भेजा गया और बांग्लादेश जो है वो एक न्यू कंट्री के रूप में खड़ा हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की सेना का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन मिलिट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सार्क एंड द यूरोपियन यूनियन एज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द पावर। इन दोनों के बीच का, ये दोनों रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है उस पर हमें बात करनी है। उसके बाद 3 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूरोपियन यूनियन अ पॉलिटिकल फोर्स फ्रॉम इकोनॉमिक फोर्स। इसका इवैल्यूएशन करना है, यानी इवैल्यूएशन करना, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताने हमको। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, जो कि बिल्कुल डिफरेंस है। ये देखिए सार्क कब बना था बच्चों, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश ऑन 7 फरवरी 1992। किसके डिफरेंस पूछा गया था, यूरोपियन यूनियन एंड सार्क के बारे में पूछा गया। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, ये बहुत फेमस ट्रीटी है, मैस्ट्रिच ट्रीटी, whereas the SAARC was formally inaugurated in December 1998. Okay, European Union consists of 27 members. कितने थे उस समय, 27, और SAARC में कितने थे, केवल 8 members, and India is one of them. European Union is a very powerful economic and political regional ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कभी ब्रिटेन भी मेंबर हुआ करता था, और हमने देखा कि ब्रिटेन हटा और ब्रेक्जिट हुआ। ओके, सार्क की अगर हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, कल्चरल डेवलपमेंट है, सोशल प्रोग्रेस है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सार्क में बहुत सारी नेबरिंग कंट्री इन्वॉल्व है और इसीलिए ये नेबरिंग डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज में ही फंसे रहते हैं। हमेशा इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और कई बार हमने देखा है कि सार्क की मीटिंग जो है विदाउट एनी रिजल्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके साथ ऐसा नहीं, उसमें कुछ इस तरीके की नेबरिंग डिस्प्यूट्स का वाला प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को नहीं मिलता। ये एक डेवलप्ड कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है और इससे भी इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। ये इट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। उनका कोई अपना वैसा एज सच डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसा हमें सार्क में देखने को मिलता है। डीलिंग विद अदर स्टेट, इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, anthem, founding dates, and currency. The area of cooperation have been expanded by the European Union by admitting new member from the former Soviet bloc. This shifting of the power of EU from the economic to political force has not been easy to people where not every enthusiastic. ठीक है, फिर there are also reservation about the including some new countries within the European Union. कई नई countries अब इसमें शामिल भी हो रही है, ये वो सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, explain how in the correlation era concern seems to have emerged among the most political party. कोरिलेशन गवर्नमेंट का ज़माना है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोरिलेशन गवर्नमेंट बने, वो कब से शुरू हुआ है और उसके कुछ खास एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट। सीधा क्वेश्चन है, कोरिलेशंस गवर्नमेंट क्या होती है, आप सब जानते हैं, जहाँ पर एक 1 और 2 मेजर पार्टी को छोड़ के और ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर कोरिलेशंस किया जाता है। लाइक बीजेपी ने बहुत सारे उसके जो घटक दल हैं, जो उसके सब पार्टीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही कोरिलेशंस गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। उसके एलिमेंट्स बताने, फिर हाईलाइट्स 3 इशूज़ ऑफ द कंसर्न्स टू शो that is the midst of the several competition and the conflict, the concerns has appeared among the most political parties. कुछ issues हैं जो ज़्यादातर हर पार्टी फेस कर रही है, वो क्या क्या है उन पर हम बात करेंगे। Correlations government and concerns among the most political parties since 1989. कब से शुरू हुआ ये, 1989 से। Against the correlations political re-emerged in Indian political horizon. It is becoming a phenomena and
लेटेस्ट टिल डेट, अभी तक वो चल रहा है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने ये बताया है कि किस तरीके से कोरिलेशंस गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है वो किए गए, किस तरीके से उन्होंने देखिए सेक ऑफ सम रिवॉर्ड एंड मटेरियल, कुछ इस तरीके से काम किए गए ताकि वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर सकें। कोरिलेशन इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टनर्स, दो पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है उसमें। और अंडरलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन सिस्टम स्टैंड ऑन द सिंपल फैक्ट ऑफ टेम्पररी कंजंक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। कोरिलेशन पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनामिक अफेयर्स as correlation players and groups resolve and form a new ones, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। की नोट ऑफ कोरिलेशन पॉलिटिक्स जो है वो इस तरीके से बताएगी कि कैसे कैसे काम पर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम प्रोग्राम, एक खास मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पर ये लोग अपना वर्क करते हैं, विच मे नॉट बी आइडियल फॉर ईच पार्टनर ऑफ द कोरिलेशन। हाँ, सबके लिए वो कोई बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच को लेकर नहीं चलते, लेकिन एक कॉमन डेवलपिंग प्रोग्राम जो है वो ज़रूर बनाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं पर्पस ऑफ कोरिलेशन जो है एडजस्टमेंट इज टू सेज द पावर इट मे सीक टू स्टेक इट्स क्लेम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री और फॉर द पुलिंग अ मिनिस्ट्री डाउन। या तो वो सरकार बनाना चाहते हैं या वो सरकार को गिराना चाहते हैं। फिर ये कुछ और किस तरीके से क्वाइट ऑफन कोरिलेशन आर फॉर्म टू प्रिवेंट अ कॉमन एनिमी फ्रॉम द कैप्चरिंग पावर, किस तरीके से उन्होंने पावर को लेने के लिए ये सारी गवर्नमेंट बनाई, कोरिलेशन गवर्नमेंट बनाई, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। there are a good number of instances of parties shifting their alliances in search of fresh postures. If power is the only motive behind joining a coalition, re-alignments will be regular features indeed in a coalition setup. The alliances go on the changing like the sand dunes of a typical desert. No correlation partner has permanent friends or enemy, it has only permanent interest. आप सब जानते हैं कोरिलेशन गवर्नमेंट में ना तो कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड है ना परमानेंट एनिमी है। इनका जो मेन टारगेट है वो पावर को कैप्चर करना, और इसके लिए ये उस तरीके से समय समय पर कुछ कॉमन प्रोग्राम बना लेते हैं और उसकी बेसिस पर ये अपने कोरिलेशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और उसको रिलेशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद ये कोशिश ये होती है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो पावर पॉलिटिक्स है या जो करंट जो पावर है उसको लिया जा सके, अपनी मिनिस्ट्री बनाई जा सके, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म किया जा सके। और अगर अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की है तो कैसे भी करके दूसरे जो पार्टीज है उनके साथ एक कोरिलेशन कर लिया जाए और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको गिराने की भी कोशिश अक्सर हमें देखने को मिलती है। The period after 1989 is seen as a period of decline of Congress and the rise of BJP. ध्यान से देखिए कहाँ से कांग्रेस की डिक्लाइन शुरू हो रही है। इन 1989 से डिस्पाइट सेवरल कॉम्पिटिशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट अबाउट concerns on many crucial issues appear to have emerged among the most parties. These were the agreement on new economic policies. Most parties were in the support of the new economic policies and believed that these policies would lead the country to prosperity and status of economic power in the world. हमने देखा कि 1989 के बाद से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ और कुछ नए पार्टीज़ ने अपना कोरिलेशन गवर्नमेंट फॉर्म किया और उन पार्टीज़ ने एक कॉमन जो प्रोग्राम था वो बनाया जिसमें ये कुछ इश्यूज जो थे वो शामिल किए गए ताकि इंडिया जो है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सके, अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को, अपनी इकोनॉमिकल पावर को बढ़ा सके। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर मदद करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को बहुत ढंग से उसको रीड करिए, उसको समझिए और फिर आंसर करने की कोशिश करिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको दिखते हैं उनको अंडरलाइन करिए, प्रॉपरली अपने आंसर को लिखिए, कोशिश करिए आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो, एग्जामिनर को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।